नमस्कार दोस्तों, एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी 2020 का पेपर सॉल्यूशन अपना चला हुआ है। इस पेपर सॉल्यूशंस में हमने काफी क्वेश्चंस को देखा था। आज आगे के क्वेश्चंस की बात आपकी चलने वाली है। आई थिंक मुझे याद है कि आपके क्वेश्चन जो हैं हो चुके थे, 37 के आसपास क्वेश्चन हो गए थे। इसके आगे कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है एनसीएल के अंदर 70 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। यदि आपको क्लास प्रॉपर विजुअल है, वॉइस क्लियर है, तो एक बार अपना थंब प्रेस कर दीजिए, मुझे पता चले कि वास्तव में आपको वॉइस वगैरह क्लियर है। थंब प्रेस कीजिए, शाबाश, आ जाइए। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चंस आपके देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको वो बताने में लगा हुआ हूं जो डिक्टो पेपर्स जो आपका आया था, जो कि 2020 के अंदर एनसीएल का एग्जाम हुआ था, उस पेपर का सॉल्यूशन आपका चला हुआ है। इसी के साथ में आज का क्वेश्चन जो अपना चलने वाला है, ये क्वेश्चन आपका पुटअप हो गया। आज का क्वेश्चन आपके सामने है और सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया गया। 1 टीस्पून कंटेंट, 1 टीस्पून में कितना ml होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। 1 टीस्पून पूछा गया है, टेबल स्पून नहीं पूछा गया है बेटा, क्या पूछा गया है? टीस्पून पूछा गया है। माय डियर रेस्पेक्टेड, हम कहना चाहेंगे सर, सबसे पहले यदि हम बोलें सर 1 ml इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं सर 1 cc होता है। 1 ml इज इक्वल टू 1 cc होता है। यदि मैं आपसे बोलूं सर 5 ml इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 ml इज इक्वल टू 5 cc होता है। और 5 ml इज इक्वल टू जो माना जाता है बेटा, 5 ml इज इक्वल टू बेटा 1 TSP, 1 टीस्पून माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा सर 1 टीस्पून में कितना ml होता है बेटा, 5 ml। और यदि 2 TSP की यदि अपन बात कर लेते हैं, 3 TSP इज इक्वल टू कितना माना जाता है, तो 3 TSP का मतलब क्या हुआ, 3 टीस्पून में कितना ml होता है बेटा, 15 ml होता है। कितना होता है? 15 ml होता है। और 15 ml मतलब कि अब यहाँ पे कह सकते हैं सर 15 ml इज इक्वल टू 15 ml माना जाता है बेटा कितना, 2 TBSP, 2 TBSP। यस, 15 ml माना जाता है कितना बेटा जी, यहाँ पे हम कहेंगे सर 1 TBSP। क्या बोलेंगे? 1 TBSP। सर TBSP का मतलब क्या होता है बेटा, टेबल स्पून। क्या होता है? टेबल स्पून माना जाता है। 1 टेबल स्पून में कितना ml आता है बेटा, 15 ml आता है। अब यदि क्वेश्चन आपसे ये कह दे सर 2 TBSP, और 2 TBSP में कितना होता है बेटा, ये 2 टेबल स्पून किसके इक्वल माने जाते हैं, तो 2 टेबल स्पून जो होते हैं बेटा कितने ml होगा, 30 ml। और 30 ml को किसके इक्वल माना जाता है बेटा, 30 ml इज इक्वल टू हम कहेंगे सर 1 आउंस। क्या होगा? 1 आउंस। और 99% चांस है बेटा NCL 2026 1 आउंस में कितना ml होता है, तो आपने कहना है सर 30 ml होता है। 1 आउंस को ही बोला जाता है सर, 1 आउंस का दूसरा नाम क्या होता है, 1 आउंस का दूसरा नाम होता है बेटा क्या, 1 ओज के नाम से जानते हैं, OZ के नाम से जानते हैं। अब यदि 1 ओज के अंदर 30 ml होता है, क्वेश्चन कहेगा सर 1 ओज में कितना होता है, 8 ओज के अंदर कितना होता है, OZ। 1 आउंस किसके इक्वल माने जाते हैं बेटा, तो 1 आउंस इक्वल माने जाते हैं कितना, 240 ml। कितना? 240 ml। समझने के हिसाब से सीधा लिख देता हूं बेटा कितना, 250 ml। जो गिफ्ट में जो हमें कफ मिलता है, उस कफ में कितने ml आ सकता है बेटा, जो कहते हैं ना, प्लीज आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, आप डेली दूध पिया करो इस कप में, यस है नो। तो जो चीनी मिट्टी का कफ दिया जाता है गिफ्ट में बड़े वाला, तो बेटा उसमें कितने ml आता है, 250 ml के समथिंग आता है। अब यदि कह सकते हैं सर 250 ml माना जाता है सर, 250 ml इज इक्वल टू माना जाता है, 250 ml इज इक्वल टू माना जाता है, 250 ml इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 कप होता है। तो 2 कप में कितना होते हैं बेटा, तो आपने कहा सर 2 कप जो होते हैं बेटा 500 ml माना जाता है। कितना मानते हैं? 500 ml।
और 500 ml इजिकल टू माना जाता है। 500 ml इजिकल टू क्या होता है बेटा, 1 पिंट होता है। क्या होता है, 1 पिंट। और 1 पिंट में 500 ml, तो क्वेश्चन कहेगा सर 2 पिंट में कितना होता है, तो 2 पिंट में बेटा 1000 ml होता है। कितना होता है, 1000 ml होता है। और 1000 ml इजिकल टू कितना मानते हैं, तो 1000 ml माना जाता है बेटा कितना, 1000 ml इजिकल टू बेटा 1 लीटर माना जाता है। दूसरी कहानी सुनिएगा, ये तो मैंने आपको डिस्कस किया किसमें बेटा, लिक्विड में। इसमें डिस्कस किया है लिक्विड में। सेकंड, यदि अब मैं आपसे कहूं सर ये बता दीजिए 1000 माइक्रोग्राम इजिकल टू बेटा क्या माना जाता है, 1 mg मानते हैं। तो 1000 mg में कितना होता है बेटा, तो 1000 mg इजिकल टू कितना माना जाता है बेटा, 1 ग्राम माना जाता है। 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम बेटा जी 1 kg के इक्वल होता है। 1 kg में कितने पाउंड होते हैं बेटा, 2.2 पाउंड माना जाता है। 1 kg को क्या बोला जाता है बेटा, 1 kg को अपन 1 क्वार्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, 1 क्वार्ट के नाम से जाना जाता है। ये कुछ बेसिक सी यूनिट मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो कि एग्जाम और व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप कह सकते हैं सर सीधा सा 1 टीस्पून में हमसे पूछा गया था 1 टीस्पून में कितना ml होता है, तो बेटा कितना ml माना जाएगा यहाँ पे, 5 ml आपका यहाँ पे राइट आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन व्हाट विल यू डू, इन्फेक्शन के प्रिवेंशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले क्लीन क्लॉथ टू पेशेंट, पेशेंट को साफ सुथरे कपड़े पहनाएंगे। चेंज बेडशीट डेली बेडशीट चेंज की जाएगी। सी ऑप्शन कहता है सर हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर के पहले और बाद में हैंड वॉश करना है। और डी ऑप्शन कहता है सर एंटीबायोटिक। देखिए बेटा जी सबसे पहले विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछ के, ये क्वेश्चन तो बड़ी सीधी सी लैंग्वेज में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को बेटा जी ऐसे नहीं घुमा के, थोड़ा सा ऐसे घुमा देता, ऐसे नहीं घुमा के ऐसे घुमा देता कि क्वेश्चन पूछ लेता विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, which is most important universal percussion, which is most important universal percussion, which is most important universal precautions, which is the most important universal precautions used for prevention of cross इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन से यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज किया जाएगा, तो कौन से यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज किया जाएगा, तो आपने कहना से वहां पे आंसर क्या जाता, हैंड वॉशिंग। और जब भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का नाम आएगा तो आपने सीधा कहना से क्या आएगा, हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। पेशेंट को केयर देने से पहले, केयर देने के बाद में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हैंड वॉशिंग किया जाएगा। और हैंड वॉशिंग की कौन सी स्टेप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा, हैंड वॉशिंग फ्रिक्शन। आपने आंसर लगा के आना, क्या लगा के आना है, हैंड वॉशिंग फ्रिक्शन को आपने आंसर लगा के आना है। यदि दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो बेटा एक बार स्माइल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन पेपर जो आपका चला हुआ है एनसीएल 2020 का चला हुआ है। व्हाट विल यू डू फॉर प्रिवेंशन ऑफ द प्रेशर सोर्स। सबसे पहले मैंने जस्ट अभी आपको 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था यही टॉपिक, और क्वेश्चन से क्या कहा है समझिएगा। व्हाट विल यू डू फॉर प्रिवेंशन ऑफ द प्रेशर सोर्स इन द अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ब्लड सोर्स होने से बचाने के लिए, डेकोवेटिक अल्सर से बचाने के लिए, या उस पेशेंट के अंदर प्रेशर सोर्स ना हो उस चीज से बचाने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ पे जल्दी से बताइए बेटा। अनकॉन्शियस पेशेंट है, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज, सॉफ्ट बेड, हार्ड बेड, या प्रॉपर हाइड्रेशन। जब भी बेटा जी आपको पता है कि सबसे ज्यादा यदि प्रेशर सोर्स, क्या नाम लिखा हुआ है बेटा, जिसका नाम ही प्रेशर सोर्स है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स का सबसे बड़ा कारण क्या होता है बेटा, सबसे पहला क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रेशर ही होता है। क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इस वजह से बेटा पेशेंट की पोजीशंस एवरी 1 to 2 आवर्स में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फ्रिक्वेंटली पेशेंट की पोजीशंस यहाँ पे चेंज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी पे आ जाइए। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था सर।
हिपेटाइटिस जो होते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिपेटाइटिस मैं बताने की कोशिश करता हूं बेटा जी, हिपेटाइटिस समझिएगा। या जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर हिपेटाइटिस क्या होता है, तो हिपेटाइटिस का जब आपसे कहेगा सर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हिपेटाइटिस, यदि बेटा जी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए सर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द हिपेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है, तो आपने कहना सर क्या होता है, यहाँ पे वायरस को माना जाता है, किसी न किसी वायरस की वजह से माना जाता है। हिपेटाइटिस क्या होता है बेटा, हिपेटिक प्लस आइटिस। तो हिपेटिक प्लस आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी लीवर पेरेन्काइमल सेल। यदि कभी भी कंप्लीट लीवर का इन्फ्लामेशन नहीं होता है, क्या होता है, लीवर की पेरेन्काइमल सेल में इन्फ्लामेशन होने को हिपेटाइटिस कहते हैं। हिपेटाइटिस जो मेरे बेटा जी कितने टाइप का होता है, हिपेटाइटिस होता है बेटा 5 टाइप का होता है। मेनली हिपेटाइटिस कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का माना जाता है। सबसे पहले हम कहेंगे सर कौन सा होगा, हिपेटाइटिस ए होगा। कौन सा होगा बेटा, हिपेटाइटिस ए होगा, हिपेटाइटिस बी होगा, हिपेटाइटिस ए होगा, हिपेटाइटिस बी होगा, हिपेटाइटिस बेटा सी होता है, हिपेटाइटिस डी होता है। उसके बाद में हिपेटाइटिस कौन सा होता है बेटा जी, यहाँ पे ई होता है। कौन सा होता है, ई होता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन कहेगा सर हिपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट क्या है, हिपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो आपने कहना सर इसका होता है एंटोवायरस, एंटोवायरस 72 को माना जाता है। यदि एंटोवायरस 72 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपने सीधा आंसर देना है बेटा कौन सा, पिकोरना वायरस आपको आंसर देना है। क्या देना है, पिकोरना वायरस आपको आंसर देना। जब आपसे कहेगा सर हिपेटाइटिस बी का, और हिपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो बेटा आपने कहना सर हिपेटाइटिस बी का होता है हिपेडना वायरस। कौन सा होता है बेटा, हिपेडना वायरस आपने कहना है। सेकंड हम कहेंगे सर हिपेटाइटिस सी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो हिपेटाइटिस सी का माना जाएगा यहाँ पे कौन सा, हिपेसी। कौन सा मानते हैं बेटा, यहाँ पे हिपेसी वायरस को जाना जाता है। और हिपेटाइटिस डी का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे डेल्टा होता है। कौन सा होता है, डेल्टा वायरस माना जाता है। हिपेटाइटिस ई का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है बेटा, तो आपने कहना से हिप्पे होता है। कौन सा होता है बेटा, हिप्पे वायरस होता है। ईमानदारी से बता दीजिए क्या आपको ये सब बातें पहले से पता थी, मुझे पता नहीं हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, सेकंड अपन देख लेते हैं सर इन सभी का, यदि पॉजिटिव एजेंट की मैंने आपसे बात की है तो इन सभी का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो इन सभी हिपेटाइटिस का रूट ऑफ ट्रांसमिशन की जब भी बात की जाएगी तो आपने कहना से हिपेटाइटिस जो ए होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, फीको ओरल रूट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, फीको ओरल रूट की वजह से होता है। हिपेटाइटिस बी जो होता है बेटा कैसे हो सकता है बेटा, इंट्रावेनस हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा, ये वर्टिकल हो सकता है। और कैसे हो सकता है बेटा, ये सेक्सुअली भी फैल सकता है। जबकि हिपेटाइटिस सी जो होता है बेटा ये कैसे होता है, तो आपने कहना से हिपेटाइटिस सी कैसे होने के चांसेस होंगे, इसको इंट्रावेनस हो सकता है ये। और इंट्रावेनस में कैसे होगा बेटा, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैसे माना जाएगा इसको, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इसको इंडिकेट किया जाएगा। हिपेटाइटिस बी जो है कभी भी अकेला, हिपेटाइटिस डी जो है बेटा कभी भी अकेला नहीं होता है। हिपेटाइटिस डी जो है सेम एज हिपेटाइटिस बी के जैसा होता है, ये कभी भी अकेला नहीं होता है। यस, और हिपेटाइटिस बी के बिना डी नहीं होता है। तो सबसे पहले उस पर्सन को बी होगा, उसके बाद कौन सा होगा, डी होगा। पहले पर्सन को बी होगा, उसके बाद कौन सा होगा, डी होगा। इसलिए इसका सेम रहेगा। यस, पहले बी होता है उसके बाद इसको डी होता है। इसके बाद हिपेटाइटिस ई, और हिपेटाइटिस ई किसमें होता है बेटा, सबसे ज्यादा कौन सा रूट से होगा, तो फीको ओरल रूट से होगा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, समझो, समझदार की समझदार को समझना ही सबसे बड़ी समझदार होती है। सबसे पहले यदि अपन बात कर लेते हैं सर इसके एमओटी की, मैं आपसे बात कर लेता हूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हिपेटाइटिस ए का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन माना जाएगा, तो यदि फीको ओरल रूट से, तो किस होगा, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड्स होगा। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड्स होगा। ये किससे होगा बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना सर इंट्रावेनस है। किससे बेटा जी यहाँ पे, इंट्रावेनस है। तो इंट्रावेनस हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा जी यहाँ पे, ये सेक्सुअली हो सकता है। तो किससे फैलेगा बेटा, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से फैलने के चांसेस होंगे। हेटेरोसेक्सुअल भी हो सकता है। हिपेटाइटिस सी जो होता है हमेशा पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। हिपेटाइटिस डी सेम एज हिपेटाइटिस बी के जैसा होता है। और हिपेटाइटिस ई जो होता है बेटा ये भी कैसे होता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना सर कंटामिनेटेड
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। किससे होता है बेटा? फूड एंड वाटर से होता है। एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जाएगा, ऑल हेपेटाइटिस इज ए आरएनए, ऑल हेपेटाइटिस इज ए आरएनए, ऑल हेपेटाइटिस इज ए बेटा क्या बोलेगा? आरएनए। बेटा जी सभी के सभी जो हेपेटाइटिस है सबके सब कैसे होते हैं बेटा? आरएनए होते हैं। यस, सभी के सभी हेपेटाइटिस क्या होते हैं बेटा? आरएनए होते हैं। आरएनए भी कौन से होते हैं बेटा? डबल एस आरएनए होते हैं सभी के सभी। कैसे होते हैं? डबल एस आरएनए, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सभी के सभी हेपेटाइटिस होते हैं आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। जब एक से छोड़कर जो आपको नाम कहेगा तो आपने कहना से हेपेटाइटिस डी, जो कैसे होता है बेटा? डीएनए होता है। सभी के सभी हेपेटाइटिस जो आरएनए होते हैं सिर्फ एक को छोड़कर, तो एक को छोड़कर जब आपसे कहेगा तो आपने कहना से हेपेटाइटिस जो डी है, तो हेपेटाइटिस डी जो है कौन सा होता है? ये कौन है? चेक 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 चेक। अब देखिए बेटा वॉइस आई। हेलो चेक 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 चेक। चलो, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन इंडिया क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर कौन सा हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा होता है? तो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन इंडिया, तो आपने कहना से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस ए होता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा सर मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सा हेपेटाइटिस होता है बेटा? तो आपने कहना से कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी होता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन वर्ल्ड जब आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में कौन सा होता है, तो बेटा कौन सा होता है? यहाँ पे हेपेटाइटिस बी होता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन वर्ल्ड तो हेपेटाइटिस बी होता है। इंडिया में कौन सा होता है बेटा? ए होता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन चाइल्ड, क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन
इन चाइल्ड, तो बच्चों में कौन सा होता है बेटा चाइल्ड के अंदर, तो आपने कहना सर मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस चाइल्ड जो होता है कौन सा होता है बेटा यहाँ पे हेपेटाइटिस ए होता है, और मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा होता है, तो आपने कहना है सर मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा माना जाएगा, तो आपने कैसे हेपेटाइटिस ई होता है, कौन सा होता है हेपेटाइटिस ई होता है, क्या बोला है ना बेटा, ये क्या लिखा है हेपेटाइटिस ए, यस यस। अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन कहेगा सर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी को किस नाम से जानते हैं, तो बेटा हेपेटाइटिस बी को ही जाना जाता है किस नाम से, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं बेटा, किस नाम से, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इसी को बेटा यदि हेपेटाइटिस बी के 3 एंटीजन होते हैं, क्वेश्चन कहेगा सर एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के एंटीजन कितने होते हैं बेटा, हेपेटाइटिस बी के 3 एंटीजन होते हैं। कौन कौन से एंटीजन होते हैं हेपेटाइटिस बी के, तो आपने कहना से हेपेटाइटिस बी के एंटीजन होते हैं, सबसे पहले एक होता है बेटा HBS एंटीजन, कौन सा होता है HBS एंटीजन होता है, दूसरा होता है बेटा HBE एंटीजन होता है, कौन सा होता है HBE एंटीजन होता है, नेक्स्ट होता है बेटा कौन सा HBC, कौन सा होता है HBC एंटीजन होता है, कौन सा होता है बेटा HBC एंटीजन होता है। कितने एंटीजन माने जाएंगे बेटा, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं बेटा एस को, ई को क्या कहते हैं बेटा एनवलप एंटीजन के नाम से जानते हैं, और इसको क्या कहते हैं बेटा सी को, इसको कोर एंटीजन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, कोर एंटीजन के नाम से जानते हैं। देखिए सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था सर हेपेटाइटिस ए कौन सा रूट से होता है, तो बेटा ट्रांसमिशन कौन सा होता है, तो सीधा कहते हैं बेटा इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से होता है। आप सभी का आंसर कौन सा था यहाँ पे, बी आंसर सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज बाय, ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसमिशन किससे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज बाय ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड एंड वाटर, एयरबोर्न, नन ऑफ अबव, ए बी सी डी। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसमिशन आपसे पूछा जाएगा तो बेटा किससे होता है, यहाँ पे सीधा बोलेंगे एयरबोर्न से होता है, पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाय, कैंसर का ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा किससे होता है बेटा, ब्लड प्रोडक्ट से होता है, या बेटा इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से होता है, एयरबोर्न से होता है। तो सबसे पहले यदि आपको मैंने बताया मेटास्टेसिस जो होता है बेटा सबसे ज्यादा किससे होता है, ट्रांसमिशन ब्लड के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, ब्लड प्रोडक्ट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो माना जाएगा मेटास्टेसिस होगा, तो मेटास्टेसिस होगा तो कैसे जाएगा, मेटास्टेसिस जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा तो किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो इसने क्या पूछा है ट्रांसमिशन, तो वैसे ट्रांसमिशन इनमें से कोई सा भी नहीं है, नहीं है, चलो तो बेटा आंसर डी सही है, ओके, क्योंकि मैंने उसके मेटास्टेसिस के हिसाब से बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आंसर सही है इसका। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन ऑफ द टाइफाइड इज बाय, टाइफाइड का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड इज बाय किसके माध्यम से बेटा, ब्लड, इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड एंड वाटर, एयरबोर्न, किसके माध्यम से होता है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ द टाइफाइड, ट्रांसमिशन ऑफ द टाइफाइड इज बाय ब्लड प्रोडक्ट के माध्यम से, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के माध्यम से, एयरबोर्न के माध्यम से। तो किसके माध्यम से होगा, कोई भी बता देगा बेटा, इसको तो छोटा सा 6 साल का बच्चा बता देता है, किसके माध्यम से होता है बेटा, गंदा पानी और भोजन का यूज करने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। What is the most important step to avoid the sickle cell crisis? सिकल सेल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप कौन सा होगा? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू अवॉइड द सिकल सेल क्राइसिस? सिकल सेल क्राइसिस को अवॉइड करने के मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप पूछे गए बेटा, हार्डली बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, या ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करेंगे, या हार्डली ऑफरिंग दी वाटर एंड ड्रिंक। उसको क्या देंगे बेटा यहाँ पे, वाटर एंड ड्रिंक को इंकरेज करेंगे, उसको क्या देंगे बेटा यहाँ पे, हार्डली क्या देंगे उसको, वाटर और ड्रिंक देंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या दिया जाएगा बेटा, फ्रूट दिया जाएगा। बिल्कुल सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैज नॉट पास यूरिन इन 24 आवर्स, एक ऐसा पेशेंट है जिसने 24 आवर्स के अंदर कोई यूरिन पास आउट नहीं किया है। पेशेंट हैज नॉट पास यूरिन इन लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स के अंदर बेटा जी यहाँ पे कोई यूरिन पास आउट नहीं किया, उसे क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे, एन्यूरिया कहते हैं।
2000 ml 2500 से ज्यादा करना, 2000 ml से ज्यादा यूरिन पास आउट, उसे क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे पॉलीयूरिया कहते हैं। 400 ml से कम करना उसे क्या कहते हैं ओलिगो कहते हैं। यस, तो यहाँ पे कौन सा आंसर बेटा ए आंसर चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देयर इज 10 to 15 per cell, there is 10 to 15 per cell in the बेटा क्या बोला गया RE का मतलब क्या होता है, क्या RE बताओ RE of urine, what is indications। जब हमने उसका क्या किया बेटा एग्जामिनेशन किया, ई का मतलब क्या है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, क्या बोलेंगे RE का मतलब रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो क्या होगा बेटा जी उसके अंदर 10 से 15 सेल्स प्रेजेंट हुई है यूरिन के अंदर, से क्या कहेंगे, क्या हो सकता है उसको, क्या हो सकता है, नॉर्मल है, किडनी डिजीज है, या बेटा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नन ऑफ अबव। तो ये जो कंडीशंस होती है बेटा जी यहाँ पे क्या बोला गया है, रूटीन एग्जामिनेशन कह सकते हैं, रिलेटेड एग्जामिनेशन कह सकते हैं, वो ये किया। आगे बेटा हमने क्या किया उसका जैसे ही एग्जामिनेशन किया और जैसे एग्जामिनेशन किया है बेटा यहाँ पे, तो वहां पे क्या मिले 10 से 15 सेल यहाँ पे देख मिले 5 सेल। तो किस में प्रेजेंट हो सकती है, तो सीधा आपने कहना से किस में प्रेजेंट हो सकती है, ये यूटीआई में हो सकती है बेटा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और यूटीआई के ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाती है, मेट्रोनिडाजोल। क्या देते हैं बेटा उसे, मेट्रोनिडाजोल माना जाता है बेटा। जब भी रूटीन एग्जामिनेशन के पास प्रेजेंट होगा तो सीधा कह देना बेटा क्या है यहाँ पे, क्या हो गया उसको यूटीआई। A 40-year-old lady has increased the frequency of the urine, एक 40 साल की लेडी जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ा हुआ है एट नाइट टाइम, व्हाट डज इट इंडिकेट। यहाँ पे उसकी क्या इंडिकेशन हो सकता है, पेशेंट हो सकते हैं किसकी बेटा, डायबिटिक की हो सकती है, प्रोस्टेटिस की हो सकती है। यस, पेशेंट हैज प्रॉब्लम लीवर, देखो लीवर की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे यूरिन फ्रीक्वेंसी को लेना देना नहीं होगा। और प्रोस्टेटिस ये तो मेल में है, फीमेल की बात की गई, अगर ऑप्शन तो एक ही बचा है, कौन सा बेटा, डायबिटीज। क्योंकि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया किस में देखने मिलता है बेटा, सीधा बोलेंगे किस में बेटा, यहाँ पे डायबिटीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पेशेंट हैज क्रोनिक किडनी डिजीज, एक पेशेंट है जो कि बेटा जी किसका है, क्रोनिक किडनी डिजीज का है। ही हैज बीन एडवाइज कंटिन्यूअस, जिसको एडवाइस किया गया बेटा किसके लिए, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या है बेटा जी यहाँ पे, पेशेंट हैज क्रोनिक किडनी डिजीज, patient has chronic kidney disease, he has been advised continuous ambulatory peritoneal dialysis where it should be done, उसमें क्या किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है सर डायलिसिस हम कहाँ कर सकते हैं, इसको डायलिसिस का कहाँ किया जा सकता है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है। और पेरिटोनियल डायलिसिस है मेन चीज, तो क्या पेरिटोनियल डायलिसिस, यस, तो पेरिटोनियल डायलिसिस तो बेटा कहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, ओनली इन वेल इक्विपमेंट हॉस्पिटल, जिसमें सभी टाइप के क्या बेटा इक्विपाइड, यहाँ पे क्या इक्विपमेंट्स प्रेजेंट हैं, या बेटा इन एनी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पे होम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी कंडीशन क्या है बेटा जी यहाँ पे सही है, कौन से जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यस, आयुष तो कोचिंग में भी कर सकता है, अपने घर पे भी कर सकता है बेटा, कोई बात नहीं, कोचिंग में भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा जी, है नहीं है। कल से कमलेश्वर इसी चीज के लिए आप प्लान करें, कोई बात नहीं है, डायलिसिस मशीन लगवाऊंगा छोटी मोटी, यस, और पेरिटोन आपको बनाऊंगा बेटा उसमें, डॉक्टर टेंशन मत ले, आ जाइए। हाँ, आयुष को पेशेंट बना दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा यहाँ पे, पेशेंट इज ऑन थायरोक्सिन, एक पेशेंट है जिसको बेटा थायरोक्सिन चला हुआ है। देखिए अब इसमें कुछ ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, जब इसका आंसर की जब आया था तो इस आंसर की में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, समझते पहले क्या कहते हैं, पेशेंट इज ऑन थायरोक्सिन, एक पेशेंट है जिसको बेटा जी क्या चला हुआ, लीवोथायरोक्सिन चला हुआ है। थायरोक्सिन का मतलब क्या है, लीवोथायरोक्सिन उसको चला हुआ है, और एक पेशेंट को लीवोथायरोक्सिन चला हुआ है। व्हाट इज द चीफ एंड बेस्ट वे टू मॉनिटरिंग द ड्रग डोज, इसे पेशेंट की मॉनिटरिंग ड्रग डोज को मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाएगा, T3, T4 या TSS लेवल, किसको कहेंगे बेटा पे, TSS लेवल को यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, असिस्ट किया जाएगा। लेकिन आंसर की में क्या दिया हुआ बेटा, नन ऑफ द अबव दिया हुआ, हो सकता है गलत हो, यस, लेकिन इसका क्या होगा बेटा यहाँ पे, TSS लेवल को यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, चेक किया जाएगा, बिल्कुल 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 सब बात। नेक्स्ट आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन सेक्टम। देखिए वर्टिबल की यदि अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी बोन होती है, तो सबसे पहले कहेंगे कितनी होती है बेटा टोटल,
33, कितनी 33। बात कर ले, बाद में जाके फ्यूज हो जाती है। तो आपने कहा सर सबसे पहले C7 की C कितनी होती है, T12 होती है, S5 होती है, यस। और कौन सी होती है बेटा यहाँ पे, C7, T12, S5 और उसके बाद में L5, उसके बाद में C4, ऐसे होती है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा बेटा, सेक्टरम कितनी होती है, तो सेक्टरम कितनी होती है बेटा यहाँ पे, S5 5, कितने होते हैं बेटा 5। आ जाइए नेक्स्ट, आगे जाके बेटे फ्यूज हो जाती है, आ गया ना। फ्यूज होने के बाद बताइए मैंने आपको, चलो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन में कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन के अंदर कितनी वर्टिब्रा होती है, अभी जस्ट मैंने बताया T12, T12 मतलब थोरेसिक 12, ए आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर, इनमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी है बेटा जी, यहाँ पे विटामिन जो होते हैं दो ही टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, ADEK। और ADEK जो होता है ये तो कैसे होता है बेटा, यहाँ पे फैट सोल्यूबल होता है, कैसे होता है यहाँ पे फैट सोल्यूबल होता है। सेकंड अपन कहेंगे सर विटामिन सी, कौन सा होता है बेटा, विटामिन सी एंड विटामिन ई, यहाँ विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है यहाँ पे, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से होते हैं बेटा यहाँ पे, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, बी आंसर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया किसकी वजह से होता है बेटा यहाँ पे, दो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा विच प्रोटोजोआ, मलेरिया कैसे लीजिए बेटा, सबसे पहले तो कौन सी लीजिए बेटा, प्रोटोजोअल है। तो क्वेश्चन कहेगा सर सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन सा होता है बेटा जी यहाँ पे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जबकि वर्ल्ड में कौन सा होता है बेटा, वर्ल्ड के अंदर तो सीधा बोलेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सेरेब्रल फीवर कौन सा कॉज करता है, दिमागी बुखार, सेरेब्रल फीवर कौन सा कॉज करता है, तो बेटा आप कहना सर सेरेब्रल फीवर कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इसी के साथ में आपने कहना है सर, इसी को ही जाना जाता है बेटा क्या, किस नाम से, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फर्टिलिटी, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फर्टिलिटी। सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है कौन सा है, फैल्सिफेरम, कौन सा होता है बेटा, फैल्सिफेरम। तो सेरेब्रल मलेरिया कौन सा कॉज करता है बेटा जी यहाँ पे, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, बी आंसर आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ तो आता है, यस नो, यस, उस अल्लाह का, गॉड खुदा रब का शुक्र है कि आपको कुछ तो आता है, यस नो। पक्का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो नाम रोशन करके ही मानोगे। इन विच डिजीज ब्लड डज नॉट क्लॉट, ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि जिसके अंदर बेटा जी यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनता है बेटा, थैलेसीमिया, लंग्स कैंसर, डायबिटिक और मलेरिया। देखो कैंसर को हटा दो, डायबिटीज को हटा दो, थैलेसीमिया आरबीसी की डिस्ट्रक्शंस की है, तो क्या होगा बेटा, हीमोफीलिया। आपको बताया कि हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 और 9 की कमी से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की कमी हो जाती है बेटा, क्या होता है, हीमोफीलिया। तो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, यस, तो बेटा कौन सा होता है बेटा, हीमोफीलिया टाइप ए और टाइप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेविसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, फ्लेविसिस कौन से पॉजिटिव एजेंट की वजह से होता है, तो आपने ऐसे पूछे हुआ बेंकोटाइप, बुर्जिया मलाई और बुर्जिया टिमोरी की वजह से होता है, लेकिन अपन कहेंगे सर ट्रांसमिटेड बाय पूछा, वेक्टर पूछा, तो वेक्टर कौन से जाएगा बेटा पे, फ्लेक्स मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसको कॉज करता है बेटा, मलेरिया को कॉज करता है। एडिस रिसेप्टर किसको कॉज करता है, डेंगू को कॉज करता है। और फ्लेक्स किसको कॉज करता है बेटा, फ्लेविसिस को कॉज करता है, मलेरिया को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम, सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 135 से 145, 135 से 145 होता है बेटा। नेक्स्ट, इन ईसीजी के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बेटा जी ईसीजी को पढ़ाया था, और जब मैंने आपको ईसीजी को पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा सर क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। लीड प्लेसमेंट आपको पूछा था मैंने सर, चेस्ट लीड, और चेस्ट लीड जो होती है बेटा जी यहाँ पे चेस्ट लीड जो होती है, तो बेटा काम 6 बताई थी मैंने, V1, V2, V3, V4, V5, V6। सबसे पहले V1 को प्लेस किया जाता है राइट साइड, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा बेटा यहाँ पे
सबसे पहले आपने कहना है सर V1 को प्लेस कहाँ किया जाएगा, राइट साइड किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बेटा, यहाँ पे राइट साइड किया जाएगा। यस, ये आपकी बेटा क्लेविकल बोन है, ब्यूटी बोन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। चलो, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 3 4, V1 को प्लेस किया। इसके जस्ट अपोजिट में किसको करते हैं बेटा, V2 को करते हैं। किसको करते हैं, लेफ्ट साइड में V2 को। और बेटा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलर लाइन पे चलते हैं। यस, और मिड एक्सिलर लाइन पे चलते हैं बेटा किसको लगाते हैं, पहले V4 को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, V4 को। और दोनों के बीच में किसको लगाते हैं, V3 को। यस, उसके बाद में कैसे चलते हैं बेटा, यहाँ पे एंटर एक्सिलर लाइन चलते हैं। पहले मिड क्लेविकुलर चले थे, और मिड क्लेविकुलर लाइन चलेंगे तो किसको लगाएंगे, V4 को। यहाँ पे एंटर एक्सिलर लाइन चलाएंगे तो किसको लगाएंगे बेटा, यहाँ पे V5 को। किसको लगाएंगे, V5 को। उसके बाद में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और उसके बाद में बेटा बिल्कुल लास्ट में मिड एक्सिलर लाइन चलेंगे तो V6 को, एंटर एक्सिलर लाइन चलेंगे तो V5 को, मिड क्लेविकल लाइन चलेंगे तो किसको लगाएंगे, V4 को। और V4 V2 के बीच में किसको लगाएंगे बेटा, यहाँ पे V को लगाएंगे। यस, तो कौन सा आंसर चला गया बेटा, यहाँ पे डी आंसर। आते नेक्स्ट, alcoholic patient presented to you in unconscious state, what will you give? आप क्या दोगे, एल्कोहलिक पेशेंट है जिसको बेटा क्या अनकॉन्शियस स्टेट में, अनकॉन्शियस पेशेंट है, और किस कौन सी स्टेट में बेटा जी, वो अनकॉन्शियस स्टेट में एल्कोहलिक पेशेंट को क्या दे। देखो एल्कोहल में क्या होते हैं, टर्मर्स आते हैं। टर्मर्स आते हैं तो बेटा क्या होते हैं, थायमिन की कमी हो जाती है। थायमिन की कमी होती है तो कौन सा देंगे बेटा, डेस्टोस 10%, डेस्टो 10% प्लस क्या देंगे, थायमिन। बी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। ए 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, 60 साल का एक पर्सन है, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट कम टू दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आई इमरजेंसी विद द एक्यूट गाउट आर्थराइटिस। और आपको पता है बेटा जी आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंटों में पेन होता है। क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उसके जॉइंटों में क्या होता है बेटा, पेन होता है। गाउट है, उसको आर्थराइटिस हो गया है, गठिया बाय हो गया है। एंड इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी, यहां से इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, रिलीव द पेन, डेमोन्स्ट्रेट क्रच वॉकिंग, टीच डायरेक्टर मॉडिफिकेशंस, प्रमोट डायोसिस बाय एडमिनिस्ट्रिंग द डायोटिक, ABCD। तो क्या होगा बेटा, पे पेन से रिलीफ दिलाना। किससे, पेन से रिलीफ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse teaching a group of patient, the nurse teaching a group of patient regarding prevention of foot ulcer, regarding prevention of foot ulcer, which of the following C should be emphasized in the teaching? The nurse teaching a group of patient teaching regarding the better prevention of foot ulcer से बचाने के लिए which of the following should, अच्छा सीधा ये आपको किससे बचाना है बेटा, यहाँ पे फुट अल्सर से बचाना है। किससे बचाना है, फुट अल्सर से बचाना है। और फुट अल्सर से बचाने की बात की गई तो बेटा किससे बचाएंगे, वॉश एंड इंस्पेक्ट ऑल सरफेस ऑफ द फीट डेली, डेली इंस्पेक्शन करेंगे, उसको वॉश रखेंगे। कट दी ट्वाइस नेल बाय दी राउंडिंग एज, क्या करेंगे बेटा, नेल कटर से उसको क्या कर देंगे, नाखून को कट कर लेंगे। ट्रीट स्मॉल कट प्रोमोटली बाय डिसइंफेक्शन विद आयोडीन के साथ में। यूज हॉट वाटर बोटल्स टू वार्म द, ए आंसर सही है बेटा, इतना घुमा फिराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है बेटा, ए आंसर सही है। आप सिर्फ वॉश करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे ऑल सरफेस ऑफ द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट द साइन ऑफ फीटल डेथ इन अर्ली प्रेगनेंसी। सभी के सभी जो साइन है बेटा वो किसके हैं, सभी के सभी साइन दिए गए बेटा फीटल डेथ के अर्ली इन प्रेगनेंसी। अर्ली इन प्रेगनेंसी के अंदर सभी के सभी साइन जो दिए गए बेटा, किसके साइन दिए गए, यहाँ पे फीटल की डेथ के साइन दिए गए हैं। सबसे पहले साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो जाता है बेटा, सबसाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है। यूटरस क्या हो जाता है बेटा, यूटरस इज स्मॉल फॉर द, क्या हो गया बेटा यहाँ पे डेट्स, मतलब कि यूटरस की साइज क्या हो जाना बेटा, यहाँ पे स्मॉल हो जाना। ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज आना, ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज आना फ्रॉम वेजाइना से, ये भी किसको इंडिकेट करता है बेटा जी, यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, फीटल डेथ। लेकिन बेटा डी ऑप्शन ने क्या बोला है, फीटल हार्ट डिटेक्टेशन इन दी अल्ट्रासोनोग्राफी किसके अंदर, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है ना, ये तो क्या है बेटा, तीनों के तीनों फीटल डेथ को इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसको लिखी जाती है, फीटल के हार्ट रेट को देखना, वेलनेस को देखना, फीटल की वेलनेस को देखने के लिए एकदम यूज किसका यूज करते हैं बेटा, हार्ट साउंड सुनते हैं। चलो आ जाइए नेक्स्ट, कितना होते हैं बेटा यहाँ पे, हार्ट बीट। सिस्टिक proliferation of chronic epithelium is known as,
तो सिस्टिक प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? तो सीधा कहेंगे सर, सिस्टिक प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे हाइड्रोटेटिक फॉर्म मोल्स बन जाना, क्या बन जाना? हाइड्रोटेटिक फॉर्म मोल्स का बन जाना क्या कहलाता है? सिस्टिक प्रोलिफरेशन कहलाता है। ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, vomiting persists throughout the day and women's health become impaired is known as vomiting persists throughout the day, मतलब कि दिन भर वॉमिटिंग आना और थोड़े थोड़े गैप में बार बार वॉमिटिंग आना, वुमन हेल्थ बिकम इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से वुमन की हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाती है, उसे क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे? तो आपने कहना से क्या होगा? मॉर्निंग सिकनेस में हो सकता है, बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस में हो सकता है। सनी खट्टा खाने का जब दिल करता है तो क्या होता है बेटा? मॉर्निंग सिकनेस। उसके बाद में क्या हो सकता है बेटा? नोजिया, वॉमिटिंग, या क्या हो सकता है? हाइपरएमेसिस, ग्रेवियार्डियम हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, सभी के अंदर क्या हो सकता है बेटा? वॉमिटिंग हो सकती है। ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्री-एक्लेम्पसिया। प्री-एक्लेम्पसिया का बेटा जी सीरियस साइन सिम्टम्स क्या होगा? सीरियस साइन सिम्टम्स ऑफ द प्री-एक्लेम्पसिया सीधा बोलेंगे बेटा शार्प राइज इन ब्लड प्रेशर, मतलब कि बीपी का बढ़ जाना, और बीपी का कितना हो जाना बेटा? 140/90 से प्लस हो जाना। यस, प्री-एक्लेम्पसिया बोला है। इंक्रीज प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया आना, मतलब कि ये तो साइन है प्री-एक्लेम्पसिया का। उसके बाद में क्या होना बेटा? सीवियर हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस होना, सभी के सभी सही है बेटा। डी आंसर आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर चला गया। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मुझे थोड़ा सा विश्वास होने लगा है कि हाँ, हम कुछ लायक हैं इस दुनिया में, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी वो 60, 70, 80 हजार रुपए कमा सकते हैं। यस नो? अब हमारे सपना दूर नहीं है। यस नो? सपने वो नहीं होते हैं जो नींदों में आए, दिलों के अंदर झूठी उम्मीदें जगाए। सपने हमेशा वो होते हैं जो तुमको कभी सोने ना दे और आपके जीवन में आपको कभी रोने ना दे। इफेक्ट ऑफ दी पॉलीहाइड्रोएमनियोस इन प्रेगनेंसी, एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादा हो जाना बेटा, कितने से ज्यादा हो जाना? 2000 ml, 2500 से ज्यादा हो जाना, क्या कहेंगे उसे? पॉलीहाइड्रोएमनियस कहेंगे। यस, तो क्या हो सकता है बेटा? उसके अंदर प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, बच्चे का पीपीएच हो सकता है। अगर सभी के सभी सही है यहाँ पे, डी आंसर आपका राइट है, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे डी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ड्रग कैन बी गिवन इन एम्प्टी स्टोमक, ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको खाली पेट दिया जाता है? गैस का कैप्सूल, गैस का कैप्सूल जो होता है उसको खाली पेट देते हैं। और गैस का कैप्सूल मतलब कौन सा है बेटा जी यहाँ पे? तो आपने कहना है सर ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको एम्पेटी दिया जाता है? एम्पेटी स्टोमक। तो आपने कहना है सर कौन सा होगा यहाँ पे? पेंटाप्रोजोल। कौन सा होगा? पेंटाप्रोजोल। कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? पेंटाप्रोजोल वाले आंसर कौन कौन से दे रहे हैं? अगर पेंटाप्रोजोल वाले तो बेटा गलत आंसर दे रहे हैं। थायरोक्सिन भी खाली पेट दिया जाता है, थायरोक्सिन भी खाली पेट ही दिया जाता है, भावनाओं में रहने की आवश्यकता नहीं है बेटा। काजल सर कुमारी, जैसे नो? तो क्या आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे? बहुत आंसर जाएगा, सी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर देने का सीक्वेंस पूछा गया है। पहले के जमाने में सीपीआर देने का जो सीक्वेंस था बेटा वो कौन सा था? ए बी सी। कौन सा था? एबीसी। लेकिन आजकल कौन सा चलता है बेटा यहाँ पे? कंप्रेशन एयरवे और ब्रीथिंग। कंप्रेशन एयरवे और ब्रीथिंग, कौन सा आंसर चला गया बेटा? बी आंसर आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेस्ट रूटीन ऑफ गिविंग एड्रेनालिन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन की कंडीशंस के अंदर एड्रेनालिन को देने का, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन की कंडीशंस में एड्रेनालिन को दिया जा सकता है बेटा इंट्राकार्डियक, पेरिफेरल वेन, सेंट्रल वेन या इंट्राओसियस। तो देखिए बेटा यदि इसको कार्डियो क्या चल रहा है बेटा जी यहाँ पे? कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कर रहे हैं और उस पेशेंट को बेटा जी यदि सेंट्रल लाइन डली हुई है, वैसे तो अपन क्या कर सकते हैं? देखिए पेरिफेरली यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पेशेंट में पहले से सेंट्रल लाइन डली हुई है, तो सेंट्रल लाइन डली हुई तो क्या करें? सेंट्रल लाइन के माध्यम से। कैनुला लगाने में टाइम वेस्ट क्यों करना? तो क्या देंगे बेटा जी यहाँ पे? सेंट्रल लाइन के माध्यम से। यदि सेंट्रल लाइन नहीं है तो फिर किसके माध्यम से बेटा यहाँ पे? इंट्राओसियस। जब हमें उस पर्सन में पेरिफेरल वेन्स नहीं मिल पाती है तो फिर कैसे दिया जाता है बेटा? इंट्राओसियस दिया जाता है, कभी भी इंट्राकार्डियक नहीं देते हैं। पेरिफेरली दे सकते हैं, इंट्रा सेंट्रल वेन्स के माध्यम दे सकते हैं, इंट्राओसियस दे सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा? सेंट्रल वेन के माध्यम से। नेक्स्ट, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन हेड इंजरी। हेड इंजरी के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा? आरएल, डीएनएस, एनएस। फ्लूइड ऑफ चॉइस हेड इंजरी, हेड इंजरी के अंदर क्या होगा बेटा? सीधा बोलेंगे उसका
हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, उसके ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाने के लिए क्या देंगे बेटा उसको? NS। क्या देंगे उसको? NS। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर चला गया। ओके, इसके आगे की कहानी आपकी चलेगी सेक्शन बी। और सेक्शन बी जो है बेटा जी, थोड़े से क्वेश्चन जो आपके हैं वो नॉन नर्सिंग के हैं, तो हमारे रेस्पेक्टिव शर्मा सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। यस, जो 30 क्वेश्चन आपके बचे हैं नॉन नर्सिंग के, वो शर्मा सर कराएंगे अभी थोड़े समय के बाद में। ऐसे ही बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग बनने का सपना देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।